अभी जो कोरोना वायरस का और उसकी महामारी के मुकाबले के लिए तो लॉकडाउन की जो घोषणाएं की गई और उसका जो अमल किया जा रहा है उसकी अपनी तमाम सारी कमजोरियां, विकृतियां, खामियां हम सबके सामने है और उन पर बाद में भी चर्चा होती रहेगी। और तब ये मालूम पड़ेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी पूर्व सूचना, बिना किसी पूर्व तैयारी के ऐसा लॉकडाउन घोषित किया जो हो सकता है ज़रूरी तो है, लेकिन उसे लागू करने के लिए जिस तरह की तैयारी थी उस तैयारी न करने से कोरोना वायरस की महामारी के साथ साथ एक बड़ी महामारी, मेहनत के सौ पर भूख की, असहायता की, बीमारी की, अकाल मृत्यु की एक महामारी थोपती है। हम और आप देख रहे हैं कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है तब से उस लॉकडाउन की स्थिति में लगातार पूरे देश के अंदर हुजूम के हुजूम प्रवासी श्रमिकों के चले आ रहे हैं और सरकारें बजाय इसके कि उनके बारे में कोई इंतज़ाम करे, व्यवस्था करे, उन्हें इंसान का दर्जा दिए, बजाय इसके कि उन पर दमनकारी रवैया अपनाए हुए हैं। और जो मूल प्रश्न है उस मूल प्रश्न को ना तो वो चर्चा में ला रहे और ना ही उसको चर्चा में आने दिया जा रहा, और साथ साथ ये प्रयास किया जा रहा है कि मजदूरों के अधिकारों को दमन करके विकास के नाम पर कोरोना की महामारी से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के नाम पर ऐसे प्रावधान किए जाएं जो मेहनत कशों को और तबाह करें। आपको मालूम है कि कल एक ऐसी दुर्घटना घटी जिस दुर्घटना को अगर हम गौर से देखें तो एक बहुत ही दर्दनाक अमानवीय स्थितियों का ब्यौरा प्रस्तुत करती है। शहडोल और उमरिया के 17 साथी, उन्हें मालूम पड़ा कि महाराष्ट्र में वो काम करते थे, उन्हें मालूम पड़ा कि ट्रेन आने वाली है जहाँ से वो उससे शहडोल जा सकते हैं। 70 किलोमीटर दूर था वो, रात में 7 बजे चल दिए। 30-35 किलोमीटर चलने के बाद विश्राम करते हुए उन्हें लगा कि रेल पर पटरी पर कोई ट्रेन तो आएगी नहीं, और वो विश्राम करने के लिए वहाँ बैठे। इतने थक गए थे कि उन्हें नींद आ गई। रात में एक मालगाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। उनके आसपास जो रोटियां लेकर वो चल रहे थे यात्रा के लिए, वो रोटियां, सूखी रोटियां का ढेर वहाँ पड़ा दिखा। उसके फोटो सबने देखे। प्रश्न ये है कि ये जो कत्लेआम हुआ है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमारे मध्य प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, कह रहे हैं 5 लाख रुपए दे देंगे मुआवजे का। अरे जब पूरे हिंदुस्तान से मध्य प्रदेश के जो मजदूर आ रहे हैं, खबरें हैं, तो क्या आप इससे पहले सरकार की ओर से उनको रुकने की, उनके भोजन की, उनको लाने की समुचित व्यवस्था नहीं कर सकते थे? अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 15 मई से दोबारा से एक मुहिम चलेगी जो विदेशों में जो लोग रह गए हैं उनके लिए विशेष एयरलिफ्ट का व्यवस्था की जाएगी। करोड़ों करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। लेकिन इन मजदूरों की जो बदहाली है, आज हमको इस बात पर देखना है कि ये बदहाली का मूल कारण क्या है। आप गौर करें कि ये जितने हुजूम के हुजूम आ रहे हैं वे अधिकांश असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं। ये लोग मजदूर अपने गांव को छोड़कर, चूंकि गांव में कोई उनका आजीविका का सहारा नहीं, उनके पास ज़मीन नहीं, और उस तत्कालीन इलाकों की, प्रदेशों की सरकारें उनकी कोई व्यवस्था नहीं कर रही, इसलिए अपनी आजीविका कमाने के लिए दूर दराज तक असुरक्षित तरीके से वो पहुंचे। ये जो वहाँ काम करने, कोई 8 साल से काम कर रहा है, कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई इससे भी ज़्यादा समय से काम कर रहा है, और वहाँ बुरी हालातों में रहकर वो काम करके अपना रूखी सूखी रोटी खाकर अपनी अल्प कमाई का एक हिस्सा अपने परिवार के लोगों को उनके भरण पोषण के लिए भेजती थी। अब ये जो लॉकडाउन हुआ तो उनके पास जो छोटी बहुत बचत थी, 1-1.5 महीना बैठ के उन्होंने खाया, और अब उनके पास कुछ पैसा नहीं बचा तो वो निकल पड़े अपने घर पहुंचने के लिए, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। आखिर ये निकले क्यों?
क्या आपने इन हुजूमों में कोई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के मजदूरों को हुजूम देखे? किसी सरकारी संस्थान में काम करने वाले जिनका वेतन, सुरक्षा, चिकित्सा ये सब सुरक्षित है, वो में देखे क्या? किसी बड़े उद्योग में जहाँ संगठित क्षेत्र के मजदूर के रूप में जो काम कर रहे हैं, जिन्हें वेतन मिलता है, जिन्हें अधिकार है, क्या वो देखे? बिल्कुल नहीं। ये तमाम सारे लोग असंगठित क्षेत्र के मजदूर है, ठेका मजदूर है या निर्माण मजदूर के रूप में काम करते हैं। तो ये स्पष्ट करता है कि ये जो नियोजक हैं, ये जो बड़े ठेकेदार हैं, जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, बड़े रियल एस्टेट के प्लेयर हैं, उन्होंने खरबों खरबों रुपया मुनाफे में कमाया, लेकिन इन असहाय मजदूरों को लॉकडाउन की अवधि में उनके न्यूनतम भोजन, रुकने, उनके सुरक्षा का, उन्हें ढाढ़स बनाने का काम भी नहीं किया। और अब क्या हो रहा है? अब जैसे ही लॉकडाउन को खोलने की सुलसलाहट शुरू हुई है, तो दोबारा से काम करने, दोबारा से कारखाने चलाने, दोबारा से गतिविधियां संचालित करना, और उनके लिए, कॉरपोरेट्स के लिए, रियल एस्टेट के प्लेयर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्टर के लिए ये गतिविधि कोई राष्ट्रीय गतिविधि नहीं है, राष्ट्र के निर्माण की गतिविधि नहीं है। उनके लिए इस गतिविधि से उनके मुनाफे का संबंध है। और इसलिए अब जब ये दोबारा से कारखाने चालू करने की या अपनी गतिविधियां चालू करने की स्थिति बनी, और बड़े पैमाने पर जो मजदूर वहाँ से छोड़ के आ रहे हैं, उन्हें लगा कि मजदूर अगर चला जाएगा तो उनको पूरी तरीके से फिर काम कैसे चलाया जाएगा, काम कैसे शुरू होगा, तो मुनाफा कैसे बढ़ेगा। तो ये जो बेशर्म सरकारें हैं, निर्लज्ज सरकारें हैं, पूंजी की चाकर सरकारें हैं, उन सरकारों ने इन प्रवासी मजदूरों को 1.5 महीने की अवधि में असहाय छोड़ दिया, भुखमरी की हालत में छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। और आज जब वो काम कर दोबारा शुरू करने की स्थिति आ रही है, तो इसी पूंजी की खातिर तमाम सारे ऐसे प्रावधान कर रहे हैं जिन प्रावधानों से मुनाफे की हवस को पूरा किया जा सके। कर्नाटक में आपने देखा, गुजरात में आपने देखा कि जो ट्रेन बुक थी इन प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए, तो ये जो रियल एस्टेट के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में शामिल हैं, उन्होंने दबाव बनाया कि इन मजदूरों को मत जाने दीजिए, अगर चले जाएंगे तो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी रुक जाएगी। तो सरकारों ने उनके ट्रेन को कैंसिल कर दिया, उन पर दबाव बनाने के ना जाएं। यानी पहले जब असहायता की स्थिति थी तो उनको उनकी व्यवस्था नहीं की, और आज जब मुनाफे की बात आई तो उन्हें ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो हालात हैं, इन हालातों को हमें समझना है, और इससे स्पष्ट हो रहा है कि आज के दौर में ये जो पूंजी का नंगा नाच है, मुनाफे की जो हवस है, उसके चलते तमाम सारे हालात बिगड़े हैं। पिछले मैं मई दिवस के संदर्भ में मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे समाजवादी देशों ने, कैसे हमारी केरल की सरकार ने, मजदूरों की सरकार ने किस तरीके से मजदूरों को और आम जनता की रक्षा के लिए काम किया। दोनों के अंदर यही फर्क है, ये पूंजीवादी व्यवस्थाएं सब मुनाफा उनके केंद्र में है, और वो समाजवादी व्यवस्थाएं वो जनता उनके केंद्र में है। तो इसी वो जनता की हिफाजत के लिए, जनता की हिफाजत और जनता को राहत देना उनकी प्राथमिकता है, और इनकी प्राथमिकता है पूंजी की रक्षा करना, पूंजी को और बढ़ाना, मुनाफे की हवस को पूरा करना, और उसके लिए जनता को पूरी जिस तरीके से निचोड़ा जा सकता है निचोड़ा जाए। अभी मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने श्रम कानूनों में संशोधन के नाम पर सारे श्रम कानूनों को समाप्त करने की घोषणा कर दी। हमारे प्रदेश के वो मुख्यमंत्री जो तोड़फोड़ से मुख्यमंत्री बने, आप सब जानते हैं, कांग्रेस के विधायकों को, ज्योतिरादित्य सिंधिया को फुसलाकर, उनको बहलाकर, अपना पैसे का खेल दिखाकर, सत्ता का खेल दिखाकर वो चुनी हुई सरकार को गिरा दिया, और अब मुख्यमंत्री बन गए। लंबे समय तक अकेले मुख्यमंत्री ही रहे, कोई मंत्री नहीं बनाया उन्होंने, और कोरोना से मुकाबले की बातें करते हैं। और आज की तारीख में वो क्या कर रहे हैं? मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की महामारी नियंत्रण से बाहर है। मध्य प्रदेश की राजधानी में हालात बेकाबू हो रहे हैं, इंदौर बेकाबू है, और जहां वो ग्रीन जोन घोषित करते हैं कारखाने के मुनाफों की हवस को पूरा करने के लिए, अगले दिन उसके अंदर फिर एक नए संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। यानी पूरा मध्य प्रदेश कोरोना की महामारी से पूरी तरीके से अभी उसकी जद में है, खतरे में है। उनका ध्यान इस पर नहीं है, उसके लिए भाषण देंगे। आशा कार्यकर्ताएं जो लगातार काम कर रही हैं उनको 10,000 रुपये देने की तैयार नहीं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तैयार नहीं, जो फील्ड में जो काम कर रहे हैं, फ्रंट में जो काम कर रहे हैं,
वो संक्रमित हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है उनको, सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, अखबारों में टेलीविजन में खबरें दे रहे हैं। तो ये संक्रमण को रोकना जो प्राथमिकता है, उस प्राथमिक कार्य के लिए जनता का सहयोग भी उन्हें मिल रहा है। तो जनता के प्रति उनको अपना दायित्व पूरा करना चाहिए, उनकी आजीविका की रक्षा करना चाहिए। और अगर उनकी आजीविका की रक्षा नहीं हो पा रही तो सरकार के फंड से, सरकार के राजस्व से उनके लिए समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। तो हमारी जो मांग थी कि 7,500 रुपये प्रति माह दो, उसके लिए इनके पास पैसा नहीं, और उसके लिए इनको फुर्सत नहीं। आशा कार्यकर्ताओं की रक्षा की इनको फुर्सत नहीं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की रक्षा की इनको फुर्सत नहीं, पंचायत कर्मियों की फुर्सत नहीं, पुलिस के जो सिपाही हैं उन्हें मरने की, यानी जो गरीब है, जो निचली पायदान पर है, उसको लूटना, उसको खतरे में डालना। और इसी अवधि का इस्तेमाल इन्होंने मध्य प्रदेश के मेहनत कशों पर हमला बोलने के लिए कर दिया। आपने देखा कि 5 मई को मध्य प्रदेश का जो राजपत्र है उस पर नोटिफिकेशन कर दिया। नोटिफिकेशन यानी केंद्रीय कानून है, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ठेकेदारी उन्मूलन नियमन कानून 1972, ये सब केंद्रीय कानून है। इन केंद्रीय कानूनों में बदलाव का हक संसद को है। कुछ एक विषय है जिनको विषय में राज्य सरकारें परिवर्तन कर सकती है, लेकिन गजट नोटिफिकेशन के जरिए प्रशासनिक तरीके से बुनियादी रूप से इन कानूनों को पूरी तरीके से समाप्त कर देना, उनके असर को बेअसर कर देना, नाम मात्र के कानून का ढांचा खड़ा रहे और उनकी आत्मा को नोच लेना, ये काम कभी हिंदुस्तान में नहीं हुआ, जो आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के इशारे पर उनके द्वारा संचालित राज्य सरकारें कर रही हैं और मध्य प्रदेश सरकार उसमें लीड ले रही है। क्या है ये परिवर्तन? उन्होंने कहा फैक्ट्री एक्ट के अंदर एक संशोधन कर दिया। उन्होंने कह दिया कि थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होगा। यानी फैक्ट्री एक्ट का मतलब कारखाने के कोई स्थापना, संचालन, सुरक्षा, कैसे मशीन चलेगी, क्या वेंटिलेटर होंगे वहाँ, किस तरीके के वहाँ उसके अंदर लोगों के लिए बाथरूम होंगे, कैंटीन होगी, ये दूसरी जितनी ये सारी व्यवस्थाएं ये फैक्ट्री एक्ट के अंदर है। अब इसका उल्लंघन आमतौर पर होता है जब आज फैक्ट्री एक्ट पूरी तरह से प्रभावशील है, उल्लंघन होता है और इसी उल्लंघन के खिलाफ मजदूर संघर्ष करता है। वो काम के दौरान उसके साथ असुविधा होती है, उसका उल्लंघन, उस असुविधा के खिलाफ वो संघर्ष करता है। और इसलिए साथियों, इस फैक्ट्री एक्ट के प्रावधानों का इंस्पेक्शन के लिए लेबर डिपार्टमेंट को अधिकार दिया गया और लेबर डिपार्टमेंट के निरीक्षक नियमित रूप से उसका इंस्पेक्शन करते थे और तब जाकर थोड़ा बहुत इन कानूनों का पालन होता है। अब शिवराज सिंह जी उन्होंने कह दिया वो फैक्ट्री एक्ट के अंदर थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन की पूरी वो पूरा का पूरा उनको अधिकार दिया जाएगा। और वो अधिकार क्या है? थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का मतलब क्या है? थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि कुल मिलाकर मैं उल्लंघन कर रहा हूं और मैं ही किसी एजेंसी को नियुक्त करूंगा और वो आके इंस्पेक्शन करेगी और मुझे सर्टिफिकेट दे देगी कि पूरे कानून का सही तरीके से पालन हो रहा है। इसका मतलब है कि फैक्ट्री एक्ट का के नाम पर कहा है कि 50 मजदूरों तक जो कारखाने, आपको मालूम है कि आज ठेकेदारी मजदूर जो कारखानों में काम करते हैं उनको स्थायी मजदूरों की गिनती नहीं करती, तो 3-4 हजार मजदूरों के जहाँ काम करते हैं उन कारखानों के अंदर स्थायी मजदूरों की संख्या 40-50 ये है। तो इस सारे कारखाने के अंदर ये स्थिति को निर्मित कर दें। दूसरी बात उन्होंने कहा कि ये जो हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है उसमें जो कुछ धाराओं को उन्होंने कहा कि इन धाराओं को हम इसके अंदर नहीं छेड़ रहे और बाकी सारी धाराओं को हम इसके अंदर से तो 25N O P Q R, ये 25N O P Q R ये धाराएं जो है ये धाराएं हैं छटनी संबंधी, ले ऑफ संबंधी और बंदी संबंधी। इनको छोड़कर बाकी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को पूरी तरीके से उन्होंने, तो अब इसका मतलब क्या है? कारखाने के अंदर जो काम करते हुए मजदूर उनके अधिकारों के संबंध में, उनके जो दूसरे प्रश्न उनके संबंध में जो विवाद होगा उस विवाद के निराकरण के लिए एक बहुत व्याख्या मतलब व्यवस्थित व्याख्या के साथ अधिकार संपन्न एक कानून है जो पूरे हिंदुस्तान में लागू है। अब उन्होंने इस छटनी वगैरह को तो इंटरेक्ट कर लिया जबकि इसका कभी अमल नहीं होना और बाकी पूरे कानून को उन्होंने समाप्त कर दिया। इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब है कि पूरे कारखानों के अंदर पूरा जंगल राज होगा। और नोटिफिकेशन में उन्होंने लिखा है कि ये नए उद्योग जो अभी आएंगे उन नए उद्योगों के लिए होगा। पर सवाल ये है कि अगर होगा तो उसके अंदर उन्होंने विवाद के समाधान के लिए क्या कहा है? विवाद के समाधान के लिए उन्होंने कहा है कि इस विवाद के समाधान के लिए कोई नई ऐसी व्यवस्था कायम की जाएगी जो विवादों का निराकरण करेगी। तो नई व्यवस्था बनाई नहीं, पुरानी व्यवस्था को छीन रहे। तो इसका मतलब है कारखाने के अंदर एक पूरा तरीके से 12 घंटे का कार्यावधि, अरे 8 घंटे की कार्यावधि के लिए पूरी दुनिया में संघर्ष हुआ। आज पूरी दुनिया में मान्य है 8 घंटे का कार्य दिवस। अब इन्होंने 12 घंटे की पाली कर दी और 72 घंटे का ओवर टाइम। 12 घंटे की पाली का मतलब क्या है? आज 8 घंटे की 3 पालियां लगती हैं। सीआईटी की मांग तो ये है कि 6 घंटे की पाली करो, 4 पाली हो जाए तो बेरोजगार मजदूरों को रोजगार मिले। पर हमारी शिवराज सिंह सरकार क्या कर रही है? 12 घंटे की पाली कर दी। अभी 12 घंटे की पाली का मतलब है कि पूरी तरीके से एक पाली के मजदूर को छटने की स्थिति निर्मित कर दी। और ये 12 घंटे की पाली के अलावा ओवर टाइम भी। तो ये जो पूरी लूट की व्यवस्था जो कायम कर रहे हैं, मजदूर को बिल्कुल मतलब चूस कर मुनाफे का हवस को पूरा करने की जो कोशिश की जा रही है। और शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में तो और हद हो गई। सुबह 6 बजे से रात में 12 बजे तक ये दुकानें, अन्य संस्थान खुल सकेंगी शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में। तो इस शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में जो खुलेंगी तो इसका मतलब 18 घंटे काम करें। ठेकेदारी मजदूरी उन्मूलन नियमन कानून में क्या कर दिया उन्होंने? 50 मजदूरों तक ठेका मजदूरों को जिनको लगाएंगे उनके लिए किसी पंजीयन की आवश्यकता नहीं है ठेकेदार। आज जब पंजीयन जरूरी है 20 मजदूर के ऊपर, तब तो ठेकेदारी मजदूरों का भीषण शोषण हो रहा है। अब ये जो 50 मजदूरों के, तो अगर मान लीजिए कि आपको 200 मजदूरों की जरूरत है तो कोई 4 आदमी 49 मजदूरों के नाम लिख के वो ठेकेदारी शुरू कर। अब ये जो कानून है ठेकेदारी मजदूरी नियमन उन्मूलन कानून, उस कानून में ये प्रावधान है कि अगर कोई मजदूर वहाँ कागड़ कारखाने में काम करता है तो उसको जो स्थायी मजदूर है उसके जैसा वेतन सुविधाएं सब देना पड़ेगा। हालांकि रहेगा वो ठेका मजदूर, लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन की पद्धति अगर समाप्त कर देंगे तो कारखानों के अंदर जो अभी से बुरी हालत जो ठेका मजदूरों की और बुरी हालत हो जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने जो तमाम सारे बुनियादी संशोधन किए, इससे एक तरफ साफ हो गया कि मध्य प्रदेश के अंदर पूंजी का नंगा नाच होगा और मजदूरों को और मेहनत को तो ये करारी लूट होगी। अब ये कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर बड़ी विकास की संभावना, और प्रदेश में तो खास बहुत बड़ी विकास की संभावना बता रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब वो चाइना से दुनिया नाराज हो गई। अभी चाइना से दुनिया नाराज हो गई तो वहां के कारखाने भागेंगे और वो हिंदुस्तान में आएंगे। और हिंदुस्तान में भी शिवराज सिंह कह रहे हैं नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो आएंगे वो उनका बड़ा हिस्सा हम मध्य प्रदेश में शामिल कर लेंगे। तो बड़ी वो तैयार, और वो ये कह रहे हैं कि श्रम सुधार जो है ये इसी के लिए वातावरण बनाने की तैयारी है। भाई हम तो गांव के और शहर के तमाम सारे जो लोकायुक्ति हैं, एक लोग कहते थे पुराने जमाने के लोग, जब नदी आएगी तब पार कर लेंगे। अभी नदी के बारे में कोई संभावना नहीं, आएगी कि नहीं आएगी, पानी होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। लेकिन ये शिवराज सिंह कह रहे हैं कि वो नदी आएगी तब की बात नहीं, अभी से कपड़े उतार के तैयार हो। तो अभी से कपड़े उतार के, मजदूरों के कपड़े उतार के उनको तैयार करना चाहते हैं और उसके लिए ये हमला बोल रहे हैं। अब ये स्थिति निर्मित कर दी। अब इसके बारे में हम इनसे पूछना चाहते हैं शिवराज सिंह जी से कि आप पहले भी मुख्यमंत्री थे, आपने 4 इन्वेस्टर्स मीट की, उन 4 इन्वेस्टर्स मीट में आपने जो करार हुए आपके, वो करारों में से 8.5 लाख करोड़ के करार हुए आपके, उसमें से केवल आप 53,000 करोड़ रुपए का आपका निवेश हुआ। इन 53,000 करोड़ का जो निवेश हुआ, उस 53,000 करोड़ के निवेश में का भी 74% सरकारी निवेश था। और इसमें कुल कितने कारखाने लगे? कारखाने लगे कुल मिला के एक साल में 263, एक बार 272, और कुल मिला के 21,000 लोगों को रोजगार मिला। और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आपने जो सरकारी जमीन थी, उस सरकारी जमीन का एक बड़ा हिस्सा 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा, 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन आपने दे दी। इतनी बड़ी जमीन दे दी, इतना बड़ा इन्वेस्टर्स मीट की, इतने ज्यादा मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग कराई, न तो निवेश हुआ न रोजगार बढ़ा। तो अगर आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ये है, तो आने वाले दिनों में ये जो आप कह रहे हैं कि हम बड़ा विकास करेंगे, उससे रोजगार पैदा होगा, तो ये आपका पुराना जो करतूते हैं मध्य प्रदेश की जनता के सामने साफ है
कि वो ना तो इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, ना उससे विकास हुआ, ना ही रोजगार बढ़ा। तो ये जो आज आप रोजगार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ आंख में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं। सीधी बात यह है कि आप कॉरपोरेट्स के जो संगठन हैं, उन कॉरपोरेट के संगठनों ने आपसे मांग की और कॉरपोरेट्स के आप सेवक हैं और उनकी सेवा में आप चूर हैं और इसलिए पूरे परिवर्तन कर दिए। इनका ना विकास से संबंधित है, एक जंगल राज कायम करने की बात। हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि अभी कोरोना वायरस के इस महामारी के दौर में आपसे उद्योगपतियों के संगठनों से बात करने का आपको अवसर है, मौका है। उनकी बात करेंगे और उसकी उनको सुन के तुरंत एक्शन भी करेंगे। तो मजदूर संगठनों से बात करने का भी तो प्रावधान है। एक त्रिपक्षता का सिद्धांत है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्य है। मध्य प्रदेश के अंदर आपकी पिछली सरकार ने तमाम सारी त्रिपक्षीय समितियों का नेस्तनाबूद कर दिया और इतने बड़े जो आप परिवर्तन कर रहे हैं श्रम कानूनों में, उन परिवर्तनों के लिए किसी मजदूर की आपने मजदूर संगठन से कोई चर्चा नहीं की। और इसी साथ हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि हम इसका विरोध करेंगे और पूरे मध्य प्रदेश की जनता इसका विरोध करेगी, मजदूर विरोध करेंगे। अभी देखिए ना आपकी करतूत। अभी 23 मार्च को आपके श्रम आयुक्त ने आदेश जारी किया प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुकूल, आपकी मंशा के अनुकूल, कि ये लॉकडाउन की अवधि में सारे कारखाने के मजदूरों को वेतन दिया जाएगा, उनके जो दूसरे देय हैं वो दिए जाएंगे और किसी भी राशि के साथ इसका एडजस्टमेंट नहीं होगा। आज पूरे मध्य प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो लॉकडाउन की अवधि का वेतन है, वेतन नहीं दिया जा रहा। मजदूरों के वेतन को उनकी छुट्टियों में समायोजित किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं आपकी सरकार? क्या कर रहे हैं आप जो रोजाना आप अखबारों में और टेलीविजन पर अपना चेहरा दिखाते थे? क्या कर रहे हैं आप मजदूरों के लिए? क्या मजदूरों का जिंदगी बिना वेतन के चलेगी? क्या उनका जीवन, उनका परिवार के लोग जिंदा रह पाएंगे? क्या ये कॉरपोरेट सब के लिए मध्य प्रदेश को चला ले जाएंगे? तो इसलिए ये जो आपकी करतूत है, और उसके बाद आपने जैसे ही ये श्रम कानूनों में संशोधन के नाम पर पूरे श्रम कानून ध्वस्त किए, आपके श्रम आयुक्त ने एक और नया सर्कुलर जारी कर दिया। उस सर्कुलर में क्या लिखा है कि अब जो कारखाने चालू हो रहे हैं, उन कारखानों के मजदूरों को अगर कारखाने का मालिक बुलाएगा और अगर वो काम पर नहीं आएंगे तो उनका वेतन काटा जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी पुलिस लॉकडाउन को सख्ती से लागू करा रही है, बाहर नहीं निकलने दे रही, तो जो मजदूर लॉकडाउन में फंसे हैं, दूसरे शहरों में फंसे हैं, कैसे कारखाने पहुंचेंगे? उसी शहर में रह रहे हैं, कारखाना दूर है, कारखाने के मालिक ने आवागमन की कोई व्यवस्था नहीं की, प्रशासन ने उनको अनुमति नहीं दी या नहीं दी, तो कैसे पहुंचेंगे? तो इसका मतलब है कि ये जो आपका सर्कुलर है, ये जो प्रबंधन के लोग हैं, ये नियोजक लोग हैं, ये फर्जी तौर पर ये पता लगा कि कौन मजदूर नहीं आ सकता, उसको बार बार संदेश देंगे कि काम पर आओ, काम पर आओ, काम पर आओ, और वो काम पर नहीं आ पाएगा, उसका वेतन काटेंगे और काम पर लंबी अनुपस्थिति के आधार पर उनकी नौकरियां छीनेंगे। तो ये छटनी का जो पूरा वातावरण बनेगा, नौकरी छीनने का वातावरण बनेगा, पूंजी के नंगे नाच का वातावरण बनेगा। और चाहे लॉकडाउन की अवधि में ये जो कोरोना से निपटने के लिए ये जो मापदंड है, उन मापदंडों का हम पालन कर रहे हैं, हम अपने मजदूरों से पालन करा रहे हैं उसका, और उसका पालन करेंगे। लेकिन आप जो गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, उस गला घोटने की कार्रवाई का विरोध भी करेंगे। और इसलिए हमने ये तय किया, सारे संगठनों ने मिलकर, सारी ट्रेड यूनियन से मिलकर, जिसमें C2B शामिल है, इंटक शामिल है, एटक शामिल है, HMS शामिल है, AIUTC शामिल है, बैंक के कर्मचारी शामिल है, बीमा के कर्मचारी शामिल हैं, केंद्रीय कर्मचारी शामिल हैं, BSNL के कर्मचारी शामिल हैं। जो श्रम कानून के दायरे में है या जो श्रम कानून से के संबंधित हैं या जो श्रमिक और मजदूरों के कर्मचारियों के आंदोलन में है, वो तमाम सारे जिम्मेदार लोगों ने तय किया कि 11 तारीख को, 11 मई को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में हम लोग 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के, हम जो जहां है उसी जगह ये जो श्रम कानूनों में संशोधन किया जा रहा है, श्रम आयुक्त के जो वेतन के फरमान जारी हो रहे हैं, मालिकों को जो छूट दी जा रही है, मजदूरों की जो लूट हो रही है, और जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनके जीवन को तबाह किया जा रहा है, ऐसे तमाम सारे सवालों को लेकर हम 11 मई को सुबह 10 बजे से 11 बजे तक पूरे मध्य प्रदेश के अंदर विरोध कार्रवाई करेंगे। और अगर सरकार इसी तरीके से आगे बढ़ेगी तो फिर हम तय करेंगे कि इसमें जो भी स्थिति बने, जो भी खतरा होगा हम लेंगे, लेकिन मुकाबला किया जाएगा। सरकार की इन कार्रवाइयों को ध्वस्त करने के लिए मजदूरों की एकता कायम की जाएगी। हमारा नारा है एकता और संघर्ष, हमारा नारा है लड़ेंगे तो जीतेंगे जरूर। हमें भरोसा है कि मजदूर हमेशा लड़ा है और जीता है। मजदूर ने विपरीत परिस्थिति में मुकाबला किया है और आगे बढ़ा है। इस अवस्था का भी हम मुकाबला करेंगे।
और आने वाले समय में अपने संघर्ष की ताकत पर, अपने मजदूर की एकता की ताकत पर सरकारों की इस कारगुजारियों को, नंगे नाच को और पूंजी के नंगे नाच को रोकेंगे। धन्यवाद। आपसे फिर अपील है, 11 मई सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में 10 से 15 मिनट के लिए जहां भी आप हैं, अपने साथियों के साथ कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए जो दिशा निर्देश हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला है, उसका पालन करते हुए विरोध कार्रवाई में शामिल हो। आप सब शामिल होंगे, ये मुझे विश्वास है।